Hey guys, welcome back to my channel. So, in the last video, I was discussing a poetry which was I Remember by Philip Larkin. तो एज आई सेड कि हम कुछ आने वाली वीडियोस में फिलिप लर्किन की ही पोइट्रीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि एक फ्लो बना रहे, ताकि हमें पता रहे कि एक पोइट अगर कुछ पोइट्रीज़ लिखता है तो कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें आपस में थोड़े बहुत लिंक करती हैं। और अगर हम एक बार जान लेते हैं कि वो किस तरीके से पोइट्री लिख रहा है तो थोड़ा सा पढ़ने में ईजी होता है और इंटरेस्ट भी आने लग जाता है। ये MEG1 का ब्लॉक 10 है जिसमें इनकी पोइट्रीज दे रखी हैं। बाकी इनकी 2 पोइट्रीज मैंने पहले भी कवर कर दी हैं और बाकी की भी कवर करूँगी वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं फिलिप लर्किन से। सो ही वॉज बॉर्न ऑन 9 अगस्त 1922 में एंड ही स्पेंट हिज अर्ली ईयर्स, जब वो बचपन में थे, इन कॉन्वेंट्री वॉरविकशायर में। एंड देन ही फॉलो हिज फर्दर एजुकेशन इन ऑक्सफोर्ड, और वहाँ पर इन्हें कुछ इनके फ्रेंड्स मिलते हैं जो कि फेमस राइटर्स भी हैं। उन सभी के नाम हैं किंग्सली एम हैं जो कि वहीं के फेलो स्टूडेंट भी थे। उसके बाद एक राइटर हैं जिनका नाम था जॉन वेन, DJ एंड्राइट, और उसके बाद रॉबर्ट कॉन्केस्ट, डोनाल्ड डेविड। ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जो कि इनके दोस्त बने और इन सब ने मिलकर कुछ एंथोलॉजीज़ को पब्लिश करवाया था। 2 एंथोलॉजी का नाम दे रखा है बुक में आपकी MEG10 में, ब्लॉक 10 में, जैसे कि 50s पोइट्स ऑफ द 50s 1950s एंड द सेकेंड वन इज़ न्यू लाइन्स। और इन्होंने जो एक पोइट्री लिखने का स्टाइल इन्होंने शुरू किया था, इनके ग्रुप ने शुरू किया था, वो जो पोइट्री लिखा करते थे उनको हम बोलते हैं द मूवमेंट पोइट्री। एक नया ट्रेडिशन चालू हो गया था द मूवमेंट पोइट्री का। ऑल राइट, सो जो लर्किन थे उनका मानना था कि जो पोइट है ही इज़ नॉट अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बट ही इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्डिनरी मैन, कि वो उन्हीं की तरह बाकी लोगों की तरह ही होते हैं। और इसीलिए जो इनकी पोइट्रीज़ होती हैं वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ों के ऊपर पोइट्रीज़ लिखते हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा चर्च गोइंग, चर्च की बात कर रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक पोइट लिख सकता है या फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ही लिख सकता है। एंड देन ही टॉक अबाउट लाइक इन्होंने लिखा आई रिमेंबर, जिसमें इन्होंने चाइल्डहुड की बात करी है कि चाइल्डहुड में क्या क्या होता है। तो अब जैसे कि इन्होंने अब ये वाली जो पोइट्री हम करेंगे, टोड मतलब जो फ्रॉग होते हैं, तो इन्होंने फ्रॉग्स के ऊपर पोइट्री लिखी। तो ऐसा नहीं है ना कि कुछ आपको लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था, सिर्फ पोइट्स कैन डू दैट। ये बहुत ऐसे बेसिक सी चीज़ें हैं, डेली टू डेली लाइफ के ऊपर लिखते हैं और इनकी जो लैंग्वेज है बहुत ही ईजी सी होती है, लाइक यू कैन गेट द मीनिंग 1-2 रीडिंग के बाद ही। तो अब हम आते हैं इसकी पोइट्री में। अगर हम पोइट्री में बात करें तो क्या बोल रखा है, ये पोइट्री एक्सप्लोर करती है कि जो लाइफ है, एवरीडे जो लाइफ है, उसे किस तरीके से कन्फाइन कर रखा है कुछ चीज़ों ने। कन्फाइन क्या होता है, जैसे कैद कर लेना। तो ये क्या एक्सप्लोर कर रही है, द कन्फाइंस ऑफ एवरीडे लाइफ, कि हर जो दिन होता है उसको किस तरीके से कैद किया हुआ है, किसने क्या कर रखा है, कुछ प्रेशर है उन चीज़ों ने। इन्होंने यहाँ पर फ्रॉक का यूज़ किया है, टोड का यूज़ किया है, जो बाकी के प्रेशर होते हैं, जो वर्ड के प्रेशर हैं या फिर जो वर्क का प्रेशर है, उन सब चीज़ों को डिपिक्ट करने के लिए। मतलब कि टोड यहाँ पे एक फिजिकल फ्रॉक की बात नहीं हो रही है, मेढक के ऊपर पोइट्री नहीं होगी, बल्कि जो एक प्रेशर होता है वर्क को लेके लाइफ में, उन सब के ऊपर ये पोइट्री होने वाली है। इसमें टोटल 9 स्टैंजाज हैं, 9 स्टैंजा होंगे इसमें, और हर एक जो स्टैंजा है वो 4 लाइन्स का बना हुआ है। और 4 लाइन्स का जो स्टैंजा होता है क्वेट्रेन कहते हैं उसको। और जो क्वेट्रेन है उसमें कोई भी स्पेसिफिक राइम फॉलो नहीं हो रही है क्वेट्रेन्स में, लाइक कुछ में हो रही है कुछ में नहीं हो रही है, कहीं पे परफेक्ट राइम है, कभी हाफ राइम है। तो जो रीडर है, रीडर शुड ऑल्सो टेक नोट्स ऑफ द यूज़ ऑफ रिपीटेशन, कि जो रीडर्स से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो रिपीटेशन को भी ध्यान में रखें। मतलब कि जब मैं पोइट्री को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो यू हैव टू नोटिस द रिपीटेशन इन द पोइट्री, जैसे कि स्टार्टिंग में है, बिगनिंग की लाइन्स में है रिपीटेशन, या फिर कैसे कैसे रिपीटेशन हो रहे हैं। इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हो रखा है, जैसे कि इसकी 3rd स्टैंजा है जो उसमें लेक्चरर्स, लिस्पर्स, लॉजिल, तो ये एल वर्ड क्या कर रहा है, एलिट्रेशन को बना रहा है, जिससे कि पोइट्री को पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, एक राइम सी बन जाती है, राइम नहीं बोल सकते, एक लय बन जाती है और इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अगर मैं इसके टोटल समरी की बात करूँ, अगर ओवरऑल में क्या बोला गया है, हालांकि हम लाइन टू लाइन भी देखेंगे, जस्ट एक ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो क्या बोला गया है कि जो पोइट्री है वो स्टार्ट हो जाती है कि जो स्पीकर है ही इज़ डिस्क्राइबिंग कि कैसे जो एक चीज़ है वो उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ को उसने प्लेग कर दिया है।
तो प्लेग का मतलब क्या होता है, एक तरीके की जैसे बीमारी होती है, डिजीज होती है, वो फैल जाती है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा है जिसने इनकी लाइफ को एक तरीके से प्लेग बना दिया है, लाइफ में प्लेग कर दिया है। और वो कुछ और नहीं, वो बल्कि एक टोड है। और वो टोड क्या है, वो एक वर्क है। तो यहाँ पर जो टोड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क को, एक्सटीरियर ऑब्लिगेशंस को, फाइनेंशियल प्रेशर्स को, जो कि हम डेली डेली लाइफ में फेस करते हैं। और ये चीज़ें क्या कर रही हैं, उनकी लाइफ में जहर घोल रही हैं, पॉइजनस कर रही हैं उनकी लाइफ को। और जो स्पीकर है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है ये जानने के लिए कि अगर कोई ये सब काम नहीं करेगा तो क्या वो खुश रहेगा। जैसे कि जो पुअर लोग हैं, क्या वो खुश नहीं हैं। तो आगे के कुछ स्टैंजा में वही देखते हैं, कुछ बता रहे हैं कि कुछ जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनका स्ट्रगल कैसा है फूड के लिए, लेकिन फिर भी वो हैप्पी है क्योंकि उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। और लास्ट में वो कहते हैं कि उनके अंदर भी एक टोड है। एक टोड तो बाहर है, एक्सटीरियर है, एक उनके अंदर भी विद इन हिमसेल्फ भी उनकी एक टोड है जो कि उन्हें फोर्स कर रही है सब काम करने के लिए। तो ये तो था जस्ट एक ओवरऑल, ताकि आपको हर एक लाइन अच्छे से समझ में आए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं से Why should I let the toad work squat on my life? अब इससे स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट स्टैंजा है वो क्या बता रहा है। वो शुरू हो जाता है एक रिटोरिकल क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो पोएट है या फिर जो स्पीकर है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, इनकी अनहैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहा है। और किस चीज़ से, टोड वर्क से। टोड वर्क मतलब कुछ ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा बुरा है या फिर उन्हें पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक वर्क है, उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, उनको बस करना पड़ता है क्योंकि उन्हें मनी चाहिए। ऐसा एक काम जो कि उन्हें पसंद नहीं है, प्रेशर दे रहा है, एक ऐसा काम कि उसे उन्होंने क्या बोला है, टोड बोला है। और वो कैसा लगता है, हाउ इट सीम्स, ऐसा लगता है जैसे कि उसने उनकी लाइफ पे स्क्वैट करके बैठ गया हो, कब्जा करके बैठ गया हो। तो क्या बोल रहा है स्टार्टिंग के दो लाइन में कि आखिर मैं वो काम क्यों करूं, या फिर मैं उस टोड वर्क को, उस ऐसे उबाऊ काम को, बोरियत भरे काम को अपनी लाइफ पे स्क्वैट बनाकर कब्जा करने के लिए क्यों दूं, इजाजत क्यों दूं, उसे परमिशन क्यों दूं, ऐसा क्यों करूं मैं। कांट आई यूज माई विट एज अ पिच फॉक एंड ड्राइव द ब्रूट ऑफ। क्या मैं अपनी विट को, अपनी चालाकी को, अपनी क्लेवरनेस को यूज नहीं कर सकता। पिच फॉक मतलब एज अ डिवाइस। तो क्या मैं अपनी विट को यूज नहीं कर सकता, और ये जो बकवास की चीजें हो रही हैं इन सबको मैं ब्रूट ऑफ, हटा दूं, भगा दूं, चीज अपनी लाइफ से हटा दूं। तो यहाँ पर जो टोड है वो एनिमल की बात नहीं हो रही है, मतलब कि मेंढक की, फ्रॉक की बात नहीं हो रही है, बल्कि इसे एज अ मेटाफर यूज किया गया है। को एज अ मेटाफर यूज किया गया है उन चीज़ों को दिखाने के लिए, टू रिप्रेजेंट द प्रेशर ऑफ द वर्ल्ड, की वर्ल्ड में कितना प्रेशर है, एंड हाउ दिस वर्क एंड ऑब्लिगेशंस आर ऑलवेज देयर, कि आपको उनको फेस करना ही पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्लिगेशंस आर ऑलवेज देयर, यू हैव टू फेस, यू हैव टू सफर। अब आते हैं कि आगे क्या बोल रहे हैं। आगे वो बढ़ते हैं और क्या पूछ रहे हैं। ही गोज ऑन टू आस्क नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा, उसके बाद वो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो अपनी विट को यूज नहीं कर सकते और इन चीज़ों को भगा दे। तो ये चीज़ें क्या दिखा रही हैं, ये दिखा रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं, फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं, उन्हें गुस्सा है, उन्हें नफरत हो रही है उन चीज़ों से, और वो चाहते हैं कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो जिससे ये चीज़ें बदल जाएं, लेकिन वो ऐसा बदल नहीं पा रहे हैं। ही डज नॉट क्वाइट नो हाउ टू अचीव इट। वो चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है वो क्या करें और कैसे करें। अब आती है बात सेकेंड स्टैंजा की, मूव ऑन करते हैं सेकेंड पे। 6 days of the week it soils with its sickening poison। क्या बोल रखा है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, वी ऑल नो। तो बाकी के जो 6 दिन है, मतलब कि जैसे हम भी वर्क करते हैं तो सिर्फ संडे हमारे लिए हॉलीडे होता है, अदरवाइज बाकी 6 days वी हैव टू वर्क। तो वो वही बोल रहे हैं कि जो 6 दिन होते हैं वीक के, तो उन 6 दिनों में, 6 days में उन्हें कैसे काम करना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है। तो वो जो पॉइजनस वर्क है, वो जो सिकनेस का काम है, वो जो टोड वर्क है, वो उनकी लाइफ को जहर से भर रहा है, उनकी लाइफ को पानी दे रहा है। जैसे कि उन्होंने बोला है, वीक इट सॉइल्स विद इट्स सिकनिंग पॉइजन, कि वो जो वर्क है, वो जो टोड वर्क है, प्रेशर है, वो कैसा है, वो जहर की तरह है, और वो जहर की तरह मेरी लाइफ में सॉइल को पानी दे रहा है। इट्स सॉइलिंग।
जस्ट फॉर पेइंग अ फ्यू बिल्स, दैट्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और वो ऐसा क्यों करें, वो इतना काम करते हैं, इतने थक जाते हैं, जो पोइट है या फिर स्पीकर है इतना कुछ कर रहे हैं, और किस लिए, वो क्या काम करते वो नहीं बताया गया है कि वो कर क्या रहे हैं जिससे वो इतना थक रहे हैं, फिर उन्हें पसंद नहीं है, टोड वर्क बोल रहे हैं उसे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो इतना काम करते हैं लेकिन किस लिए, कोई यूज़ नहीं है उसका, इट ब्रिंगिंग हिम नो ग्रेट बेनिफिट्स, कुछ भी यूज़ नहीं है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। वो क्या कर सकते हैं उससे, सिर्फ उस चीज़ों से वो जो कमाते हैं, वो जो उनके पैसे होते हैं उनसे वो क्या कर सकते हैं, बस थोड़े मोड़े छोटे मोटे बिल्स को ही पे कर सकते हैं, जस्ट फॉर पेइंग अ फ्यू बिल्स। जैसे कि आपका कोई भी बिल है, आपने फ़ोन का बिल भर दिया, आजकल तो रिचार्ज इतने महंगे हो गए, आप क्या ही कमाओगे, क्या ही बिल भरोगे, इसका रिचार्ज है, कैब का रिचार्ज, कैब का तुम्हें बिल भरना है, या फिर किसी भी चीज़ का आपको बिल भरना है, बिल पे करना है, आपने कुछ खाया आपको उसका बिल पे करना है। तो वो जो काम करते हैं किस लिए, थोड़े से सिर्फ बिल को पे करने के लिए। तो जो उनकी मेहनत है और जो आउटकम हो रहा है उनका कोई प्रोपोर्शन नहीं बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाली है, लेकिन आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो वैसे नहीं है। जैसे कि इस टाइम पे कोविड में क्या हो रहा है, लोगों से वर्क ज़्यादा हो रहा है लेकिन उन्हें मनी जो है वो हाफ मिल रही है, हाफ सैलरी मिल रही है। तो वो ऐसा ही काम हुआ ना कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आपने जितनी मेहनत करी उतना सामान नहीं मिल रहा है आपको। तो वही चीज़ पोइट बोल रहे हैं यहाँ पर। अब थर्ड स्टैंजा है, लॉट्स ऑफ folk live on the wits, lecturers, lispers, lossel, loblolly, man, lords, and they did not paupers। तो थर्ड स्टैंडर्ड में क्या बोला गया है कि वो सोच रहे हैं, स्पेकुलेट करते हैं कि अगर वो ऐसे नहीं रहेंगे, मतलब जैसे वो जी रहे हैं ऐसे ना जिए और किसी और की तरह जिए, जो लोग अपने विट यूज़ करते हैं, तो क्या होगा। ऐसा नहीं है कि हर इंसान काम ही कर रहा है और सिर्फ उसी काम के नीचे दबा हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी विट यूज़ करते हैं, और ये लोग कौन कौन से हैं वहाँ पर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो अपने विट को यूज़ करते हैं और ना कि इन ऐसे पॉइजनस वर्क पे डिपेंड होते हैं। इसमें है लेक्चरर्स। लेक्चरर्स क्यों, बिकॉज दे यूज देयर ब्रेन एंड पैशन, वो ब्रेन और पैशन को यूज करते हैं टू मेक मनी, और इसीलिए वो खुश हैं। एंड देन ही टॉक्स अबाउट लिस्पर्स, जो अपने जैसे लिस्पिंग करते हैं, जो बोल नहीं सकते फिर तुतला के बोलते हैं, हकला के बोलते हैं। तो उस तरीके के पर्सन जो है उन्हें भी ऐसा कुछ काम नहीं करना पड़ता, बट स्टिल दे आर हैप्पी। पोइट से ज़्यादा हैप्पी हैं वो, पोइट को ऐसा लगता है। उसके बाद वो बात कर रहे हैं लॉजल्स की, जो लूजर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो कि कुछ नहीं कर सकते। लॉजल का यहाँ पे मतलब है वर्थलेस पीपल, जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, रिडीमेबल कैरेक्टर है उनका, उनके पास कोई ट्रेड्स नहीं है। उसके बाद लॉबली मैन आते हैं, जो किसी काम के नहीं है, ड्रंकन टाइप पीपल हैं। तो इन सब के पास क्या है, वो बता रहे हैं कि जो ग्रुप है ये एग्जाम्पल है उनका, जो उनसे बदतर जिंदगी जी रहे हैं। मतलब यार वो इतना अच्छा काम करते हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बट स्टिल ही इज़ नॉट हैप्पी। क्यों, क्योंकि उनका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा बर्डन से भरा हुआ है, और उसका जो आउटकम है, जो पैसे हैं, जो सैलरी है, वो कम है। अब यहाँ पर वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उन लोगों से जिनके पास पैसा नहीं है, जो काम नहीं करते। लाइक जो जो अपना वेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लेक्चरर है, ठीक है, वो तो वेट यूज़ कर रहे हैं, और बाकी के जो लोग हैं जो कुछ करने लायक नहीं है, लूजर्स हैं, वर्थलेस हैं, ये भी खुश हैं पोइट से। पोइट का ऐसा मानना है, या फिर जो स्पीकर है उनका ऐसा मानना है। क्यों, क्योंकि ये सब वो जो टोड लाइक वर्क हो रहा है, जो पॉइजनस टोड वर्क है, उसके जो उसका जो वेट है उसके नीचे दबे नहीं है, और उसके बावजूद उनके पास खाने के लिए कोई ना कोई चीज़ें हैं, कोई भी स्टार्व नहीं हो रहा है, मर नहीं रहा है। और इस स्टैंजा में पोइट ने एलिट्रेशन का यूज़ कर रखा है, क्योंकि बार बार एल वर्ड यूज़ हो रहा है, जैसे कि लेक्चरर्स है, लिस्पर्स है, लॉजिल है, तो एल वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, तो उन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया है। अब बात आती है स्टैंजा नंबर 4 की। स्टैंजा नंबर 4 में वो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। पहले वो खुद पर थे कि उनका वर्क कैसा है, अब वो आगे दूसरों को कंपेयर कर रहे हैं कि दूसरे कैफे जीते हैं वो लोग जो उनसे ज़्यादा पुअर हैं। लॉट्स ऑफ folks leave a plains with fires in a bucket, eat windfall and tins sardines, they seem to like it। अब वो बताते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं, उनका जो प्रोस्पेक्टिव है उन लोगों के लिए, वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेन्स के साइड में रहते हैं, जैसे कि रोड साइड एरिया होता है, या फिर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा रूरल एरिया है, तो वो वहाँ पर रहते हैं जिनके पास होम नहीं है, विदाउट होम्स हैं, और उनके पास कोई सोर्स भी नहीं है इनकम का। विथ फायर्स इन अ बकेट, ये हो सकता है इसका मतलब कि जो लोग ऐसे साइड में रोड साइड में रहते हैं, वो आज यहाँ है कल वहाँ है, तो उनके पास उनका जो गैस वैस का मटेरियल होता है वो रखते हैं कि जहाँ पे वो खाना बनाएंगे, तो वो वन बाय वन ऐसे यहाँ वहाँ लेके घूमते रहते हैं।
तो पोइट उनकी बात करें जिनके पास घर नहीं है और जिनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है जिस पे वो डिपेंड हो सके, बट स्टिल दे हैव फूड एंड दे आर हैप्पी। कि फूड है तो वो हैप्पी है और कोई भी उस पॉइजनस वर्क के नीचे दब नहीं रहा है। और पोइट को लगता है कि ये जो लोग हैं, ये जो स्पीकर को लगता है कि जो लोग हैं उन्हें ऐसा फ्री होकर रहना पसंद है। स्पीकर टू लाइक लिविंग अराउंड फायर्स एंड उन्हें लगता है कि जो लोग रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फ्री रहते हैं, वो फायर को यूज़ करते हैं, लिविंग फायर आग यूज़ करते हैं और विंडफॉल को खा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उन फ्रूट्स को खाते हैं जो उन्हें बाहर मिल जाता है, टिन्स यूज़ करते हैं और सार्डाइन जो एक फ़िश है उसे खाते हैं। जो जो उन्हें चीज़ें मिल जाती है वो उन चीज़ों को खाते हैं, बट दे आर स्टिल हैप्पी बिकॉज दे डोंट हैव टू वर्क लाइक अ मशीन, कि उन्हें इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, इतना ज़्यादा प्रेशर है। अब स्टैंडर्ड नंबर 5 स्टार्ट होता है। इसमें बोला गया है देयर निपर्स हैव गॉट बेयर फूड देयर अनस्पीकेबल वाइड स्किनी एज विपिड्स एंड येट नो वन एक्चुअली स्टार्व्स। अब वो आगे क्या बोल रहे हैं, जो ये निपर है इसका मतलब होता है चिल्ड्रन, तो वो आगे बोल रहे हैं द पीपल हु लिव अ प्लेन्स, जो अभी बताया गया था कि कुछ लोग लेन्स में रहते हैं, रोड साइड एरिया में रहते हैं, तो उन्होंने उनके कुछ बच्चे हैं, दे हैव देयर निपर्स, उनके कुछ बच्चे हैं और उनके बच्चे क्या हैं, वो बेयर फूट है क्योंकि वो भी पुअर है, उन गरीब है, उनकी फैमिली जब पुअर है तो वो भी पुअर है और वो सड़कों पर ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं बिना शूज़ के। आगे पोइट या फिर स्पीकर मेंशन कर रहे हैं उनकी वाइफ को जो बोल नहीं सकती, अनस्पीकेबल। क्यों नहीं बोल सकती, बिकॉज दे आर पुअर, क्योंकि उनके हस्बैंड पुअर है, उनके मैन पुअर है, तो वाइफ्स भी पुअर हैं और दे आर वेरी थिन, दे आर नॉट एबल टू इवन टॉक, कि इतनी पतली हैं वो कि वो टॉक भी नहीं कर सकती है, बातें भी नहीं कर सकती हैं, कुछ बोल नहीं सकती हैं। यहाँ पर इन्होंने एक सिमिली का यूज़ किया है और इन्होंने कंपेयर किया है इनको विपिट से। विपिट जो है वो काइंड ऑफ स्मॉल थिन ब्रीड ऑफ डॉग है, जैसे कि पतले से दुबले पतले फिर डॉग्स की एक ब्रीड होती है वो है। तो इन्होंने वाइफ्स को उन डॉग्स से कंपेयर किया है क्योंकि दोनों ही बहुत ही थिन हैं, पतले हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये सब ऐसा लगता है कि स्टार्व हो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं इनके प्रोस्पेक्टिव से, बट नो वन एक्चुअली डाइज, कि लेकिन कोई मरता नहीं है, कोई सबके पास फूड की कमी है, सब स्टार्व हो रहे हैं, लेकिन कोई एक्चुअल में भूखा नहीं है, इतना इतना ज़्यादा खाने के लिए तड़प नहीं रहा। अब स्टैंडर्ड नंबर 6 आता है, वो आई करेजियस इनफ टू शाउट स्टफ योर पैशन बट आई नो ऑल टू वेल दैट्स द स्टफ दैट ड्रीम आर मेड ऑन। अब यहाँ पर जो स्पीकर हैं अब दोबारा से अपने ऊपर आ जाते हैं। अब तक वो बात कर रहे थे कि दूसरे ऐसे रहते हैं, दूसरे वैसे रहते हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब वो फिर से अपने ऊपर आ गए कि वो क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 6 स्टैंडर्ड में क्या कह रहे हैं कि अगर उनके पास इतनी पावर होती, वो चाहते हैं, वो विश करते हैं कि अगर उनके पास इतनी पावर होती, इतना करेज होता, वो आई करेजियस इनफ, अगर मेरे पास इतनी पावर होती तो वो क्या करते, वो ये जो टोड टाइप वर्क है, टोड लाइक वर्क है, उसे उखाड़ के फेंक देते। करेज टू थ्रो ऑफ द टोड एंड शाउट आउट टू द गवर्नमेंट। वो क्या करते, इस सामान को फेंक देते, उस जॉब को फेंक देते, छोड़ देते, रिज़ाइन दे देते और गवर्नमेंट को क्या बोलते, स्टफ योर पेंशन, की अपनी पेंशन अपने पास रखो। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट जो है वो पेंशन देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो गवर्नमेंट को वो बोलते कि तुम अपनी पेंशन अपने पास रखो। लेकिन वो क्या है, बट आई नो ऑल टू वेल दैट्स द स्टफ दैट ड्रीम आर मेड ऑन। लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकते, वैसे कर नहीं सकता, क्यों, उसके पास इतनी ब्रेवरी नहीं है कि वो अपनी फ्रीडम को खरीद सके और उसके पास ऐसा कोई चांस भी नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सके। उसकी जो लिबरेशन है वो उसे नहीं पा सकता और उसकी जो एक ड्रीम है वो उसी में लगा रहता है, क्योंकि उसे कुछ तो करना है। क्या करेगा वो जॉब छोड़कर भी, ही नोज ही वॉन्ट एवर अचीव, वो जो उसकी ड्रीम है कि वो खुश हो जाए या फिर छोड़ दे, वो कभी भी अचीव नहीं होगी, उसे ये पता है। अब स्टैंडर्ड नंबर आता है 7। स्टैंडर्ड नंबर 7 में क्या बोला गया है, फॉर समथिंग सफिशियंटली टोड लाइक स्क्वैट इन मी टू इट्स हंकर्स आर हैवी एज हार्ड लक एंड कोल्ड एज स्नो। इसमें बात वो कर रहे हैं कि जो स्पीकर है वो बता रहा है कि असली दिक्कत क्या है, व्हाट्स द ट्रू नेचर ऑफ हिज प्रॉब्लम, कि वो जो बाहर से वो वर्क कर रहा है वो प्रॉब्लम है या फिर कुछ और है। क्योंकि बाहर का वर्क तो आप छोड़ भी सकते हो ना, अगर आप इतने काइंड ऑफ अनॉयड हो तो आप छोड़ सकते हो, बट जो रियल प्रॉब्लम है वो क्या है। देयर इज फर्स्ट टोड जो कि बाहर बता रखा है, जो कि उसकी लाइफ पे है, रेस्ट कर रहा है, इसकी बॉडी पर रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क को। लेकिन जो दूसरा टोड है वो क्या है, उसके अंदर है, समथिंग सफिशिएंटली टोड लाइक स्क्वैट इन टू, मतलब उनके अंदर भी है ऐसा कुछ जो टोड लाइक है,
और ये क्या कर रहा है, वो इनएबिलिटी को शो कर रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते बियॉन्ड द सोसाइटल रूल, कि सोसाइटीज़ के कुछ रूल हैं, कुछ पर्पस है जिन्हें जो स्पीकर है, जो पोइट है, वो तोड़ नहीं सकता है। अगर आपको कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहना है, यू हैव टू वर्क, क्योंकि कैपिटलिस्ट है, सब कुछ पैसे से आता है। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू अर्न। ठीक है, आपको रोटी खानी है तो उसके लिए भी यू हैव टू वर्क, तो आपको कमाना तो पड़ेगा ही। अब चाहे आपको कितना भी लगे, कभी कभी जब हम जॉब स्टार्ट करते हैं, हमें क्या लगता है कि हमारा दिल नहीं लग रहा है उस जॉब पे, बट हम स्टिल वहाँ पे काम करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज वी नीड मनी, क्योंकि सोसाइटी में कुछ भी मनी के बिना तो आता नहीं है। वही सिचुएशन यहाँ पर पोइट के साथ हो रही है कि एक टोड तो वो है जो वर्क है, जो इतना ज़्यादा उसे प्रेशर कर रहा है, लेकिन एक टोड उसके अंदर भी है जो नहीं चाहता कि वो कुछ छोड़े, वो वही काम करता रहे, उसका वही है। और ये टोड कैसा है? हैवी एज हार्ड लक एंड कोल्ड एज स्नो। वो इतना ज़्यादा हार्ड है, इतना ज़्यादा हैवी है, जैसे लगता है कि कोई बुरा लक हो, बुरी किस्मत हो, या फिर इतना ज़्यादा ठंडा है जैसे कि बर्फ़ हो। तो ये जो इमेजरी वो यूज़ कर रहे हैं, सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो उनके अंदर का टोड और बाहर का टोड उन्हें कुछ भी करने नहीं देगा। अब स्टैंजा नंबर 8 स्टार्ट होता है, and will never allow me to barney my way to getting the fame, the girl and the money at all one sitting। अब आगे वो क्या बोल रहे हैं कि जो उनके अंदर का जो टोड है, जो फोर्स है उनके अंदर की, द फोर्स इनसाइड हिम, वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो क्या करती है, इट कीप्स हिम फ्रॉम गेटिंग व्हाट ही वांट्स, कि वो उन्हें वो चीज़ पाने नहीं देती है जो वो चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो पहले बात हो रही है कि एक टोड तो वो जो कॉम्बिनेशन कर रहा है, जैसे कि एक बाहर का वर्क वाला टोड जो इतना ज़्यादा हैवी वर्क है, बर्डन है, सोसाइटी है वो, और एक जो अंदर है वो, दोनों मिलके क्या करें, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और उन्हें अचीव नहीं करने दे रहे हैं। क्या क्या चीज़ें? द फेम, द वुमेन और द मनी। ये सारी चीज़ें वो एक साथ नहीं पा सकते हैं। जो वो चाहते हैं वो एक बार में नहीं पा सकते हैं। जैसे कि बोल रखा ऑल एट वन सेटिंग, कि वो ये सारी चीज़ें, फेम, मनी और वुमेन, तीनों चीज़ें एक बार में नहीं पा सकते। इनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ही हैज़ टू सेक्रीफाइस समथिंग, या तो उन्हें वुमेन सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, मनी और द फेम। वो ऐसे चुपचाप से नहीं बैठ सकते, या फिर वो किसी को परसुएड नहीं कर सकते हैं, किसी को लुभा नहीं सकते हैं, चार्म नहीं कर सकते हैं। आउट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग है तो उन्हें करना पड़ेगा, उनकी जो डेस्टिनी है वो यही है, टू स्ट्रगल थ्रू लाइफ, कि पूरी लाइफ उन्हें स्ट्रगल करना है। अब इसका जो लास्ट स्टैंजा है, कंक्लूडिंग स्टैंजा है, वो स्टार्ट होता है, I don't say one body is to other one's spiritual truth, but I do say it's hard to lose either when you have both। फाइनल स्टैंडर में स्पीकर क्या बोल रहा है? एड्रेस कर रहा है, एक जनरल सा क्वेश्चन है, इशू है, उसको एड्रेस कर रहा है। एक साधारण सा, जैसे कि नॉर्मल लाइफ में सबके साथ एक प्रॉब्लम होती है, इशू होती है, उसे कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि ये जो इशू है ये लाइफ को प्लेग बना देता है, लाइफ में सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर देता है, डिजीज कर देता है, पॉइजनस कर देता है लाइफ को। और ये क्या है? ये दो टोड्स हैं, एक बाहर का प्रेशर, एक आपके अंदर का प्रेशर। और वो क्या कहते हैं? ही स्टेट्स दैट वन टोड विद इन हिम विच फोर्सेस हिम टू कंसिडर हिज ऑब्लिगेशन, कि जो उनके अंदर का टोड है, जो उन्हें फोर्स करता है कि वो उन ऑब्लिगेशंस को देखे, कंसिडर करे, डज नॉट फ्यूल द एक्सटीरियर। वो बाहर वाले टोड को फ्यूल नहीं कर रहा है, क्या बोलते हैं उसे, बढ़ावा नहीं दे रहा है, लेकिन इनफैक्ट ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ करते हैं, एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि जो लाइफ है उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते हैं, या फिर बोले तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना सकते हैं। बिकॉज अगर एक टोड है, लगा लो आपका सिर्फ वर्क बहुत ज़्यादा बर्डन का, आप छोड़ दोगे। अगर आपके अंदर टोड नहीं है आप छोड़ दोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको पैसा चाहिए, आपको कुछ करना है, यू हैव टू वर्क, तो आपको करना पड़ेगा। तो और जब दोनों टोड कंबाइन हो जाते हैं तो आपकी जो लाइफ है इट बिकम्स मोर हार्डर, मोर डिफ़िकल्ट। और यहाँ पर आके जो पोइट्री है वो ख़त्म हो जाती है। टोटल 9 स्टैंजा की पोइट्री थी, छोटी सी है और इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार भी लगी। बाकी मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ पसंद आया होगा, या फिर पोइट्री समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत सिंपल सी लाइन है। अगर नहीं भी आई है तो आप एक दो बार सुनोगे या फिर पढ़ोगे खुद से तो हो जाएगा, वर्क कर सकता है वो आराम से। बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी पोइट्री से रिलेटेड, या फिर आप कुछ और की वीडियो चाहते हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। या वन मोर थिंग, कि जितनी भी पोइट्रीज मैं कर रही हूँ इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर मैं बना, किसी ने मैसेज किया था कि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर्स बनाओ, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, हालांकि अभी नहीं है बट स्टिल ठीक है।
तो इन जितनी भी पोइट्रीज़ मैं कवर करूँगी, हर पोइट्री के साथ उसका क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो भी बनाऊँगी, तो आप जस्ट कमेंट सेशन में या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, उन सबका लिंक मिल जाएगा। और क्वेश्चन आंसर की वीडियोस जो होगी वो लाइन टू लाइन आंसर होगा किसी भी क्वेश्चन का, और जो क्वेश्चन होंगे वो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होंगे, जो भी पेपर में आए होंगे उनसे। तो वो एक तरीके से बेनिफिशियल भी होगा, और आप देख भी सकते हो कि आपने पोइट्री पढ़ ली है, उसके बाद आपको कितना समझ में आया था और आप उस क्वेश्चन को कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि आपको पता चले ना कि आपको वीडियो सुनने के बाद या फिर अपने चैनल सब्सक्राइब किया, ठीक है, क्योंकि आपको लगा शायद कुछ वर्थफुल होगा, तो आप उस चीज़ को चेक तो करिए कि वो वर्थफुल है या नहीं। जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसे अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वो एक एनालाइज हो जाएगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।